हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने ही चैनल में जिसका नाम है एंट्री ऐप। दोस्तों यहाँ पर आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक भर्ती के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम कर रहे हैं और उसका भाग 3 है। यहाँ पर भाग 1 भाग 2 हम देख चुके हैं जिसमें हम 30 क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं। जो जीके और जीएस यानी कि जो जनरल नॉलेज एमपी जीके के क्वेश्चंस आते हैं और जो जनरल साइंस के कुछ क्वेश्चंस आते हैं उनको मिलाकर जो है हम 30 क्वेश्चंस को यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। तो 2 हो गए हैं और ये आज तीसरा भाग है। और आप सभी को नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं और सभी लोग जो है ये नया साल बहुत अच्छे से रहें, पढ़ाई करें, तैयारी करें और अपनी ड्रीम जॉब को जरूर लें। क्योंकि पिछला साल जो 2020 था वो उतना अच्छा नहीं रहा हमारे लिए, ना वैकेंसीज आई ज्यादा और कोरोना के कारण बहुत सारी दिक्कत हुई, कुछ लोगों की जॉब भी चली गई। कोई बात नहीं, हम तैयारी करेंगे अच्छे से और सरकारी जॉब लेंगे ताकि अगर कल को ऐसी कुछ आपदा आती है तो हमको जॉब से ना निकाला जाए और ना ही हमको जॉब छोड़नी पड़े। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नए साल में अच्छे तरीके से पढ़ाई करेंगे और जॉब लेंगे। तो चलिए शुरू कर रहा हूं मैं यहाँ पर। तो जो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर हमारे पास, तो पहला क्वेश्चन ये है कि निम्न में से डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ठीक है, पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि इनमें से डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की जन्मभूमि कौन सी है, कहां पर वो पैदा हुए थे। तो अम्बावड़े या थाने या बड़ौदा या फिर मऊ। तो इनका जो आंसर हो जाएगा मऊ। मऊ कहां पर है? इंदौर। मऊ कहां पर है? इंदौर, एमपी में। अब जो मऊ है, मऊ का नाम अब क्या कर दिया गया है? भीमराव अंबेडकर नगर, उन्हीं के नाम से जो है अब इसको मतलब नाम दे दिया गया है। और अगर हम बात करें अंबेडकर जी के जन्म की, तो इनकी जन्म जो होता है वो 14 अप्रैल, ठीक है, 14 अप्रैल 1891। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा। और ये क्यों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं? क्यों? क्योंकि इन्होंने जो क्या किया था, भारतीय संविधान, भारतीय जो संविधान है उसका रचना किया था, मतलब उसके रचयिता है, भारतीय संविधान के रचयिता कहे जाते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और जन्म कहाँ पे हुआ था? मऊ में इनका जन्म हुआ, जो कि एमपी के अंतर्गत आता है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो जो अगला प्रश्न देखने को मिल रहा है वो यह है कि निम्न में से मध्य प्रदेश के अधिक महत्वपूर्ण खनिज कौन से हैं। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि जो मिनरल्स होते हैं तो एमपी में मूल रूप से इंपॉर्टेंट कौन से हैं। तो जस्ता और मैग्नीज, देखिए मैग्नीज भी एमपी में मिलता है लेकिन उतनी ज्यादा मात्रा में नहीं मिलता, लेकिन मिलता है। अभ्रक और कोयला, तो इसमें देखिए कोयला मिलता है लेकिन अभ्रक उतना नहीं मिलता। चांदी और तांबा, कोयला और लोहा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोयला और लोहा। क्यों? क्योंकि कोयला देखिए जैसे कि सिंगरौली, सिंगरौली में आपको कोयला मिलता है और जो लोहा है वो एमपी में उच्च क्वालिटी का, ठीक है, उच्च क्वालिटी का मिलता है। और मेनली जो अगर हम बात करें कहां पर, जबलपुर के पास, ठीक है, कहां पर अगर हम बात करें लौह अयस्क की बात, तो जबलपुर, ठीक है, जबलपुर में ये मिलता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा कोयला और लौह यानी कि लोहा। अब अगर हम बात करें कि कोयला भंडारण की दृष्टि से, कोयला हमारे पास भी मिलता है सिंगरौली में, बहुत ऊर्जा राजधानी में उसको बोलते हैं। तो भंडारण की दृष्टि से अगर हम बात करें तो देश में जो है मध्य प्रदेश की 5th रैंक है। अगर इंडिया लेवल पे बात करें, ठीक है, इंडिया लेवल पे बात करें तो 5वें नंबर पे आता है कोयला भंडारण में, ठीक है। तो आई होप कि ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो उच्च क्वालिटी और सर्वोत्तम जो है जबलपुर में लॉ आईएएस आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संविधान तंत्र के टूटने पर किसी भी राज्य शासन की बागडोर अपने हाथ में लेता है। मेनली ये पूछा जा रहा है कि राष्ट्रपति शासन किस आर्टिकल के तहत यहाँ पर लगाया जाता है। तो जैसा कि मैंने बताया हुआ है कि राष्ट्रपति शासन जो है 356 आर्टिकल 356 के तहत जो है राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आर्टिकल 356। कुछ और आर्टिकल्स हैं जो आपको याद रखने पड़ेंगे, जैसे कि जो ये 352 है, तो ये क्या होता है? आपातकाल, आपातकाल की घोषणा।
352 में। और अगर इसमें 360 नहीं दिया है, 360 भी आपको याद रखना है। 360 क्या है? वित्तीय आपातकाल। कौन सा? वित्तीय, पैसे की कमी पड़ जाए तो वित्तीय आपातकाल, ये आर्टिकल 360। अब 343 की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो 343 संघ की राजभाषा है। क्या है? संघ की राजभाषा, तो ये आपको याद रखना है। तो इसका जो आंसर है 356, लेकिन उसके साथ हमने देखा 360 देखा, 343 देखा कि आर्टिकल किसके लिए है, 352 देखा ये किसके लिए, तो 352 आपातकाल के लिए, ये वित्तीय आपात के लिए, और ये जो हो गया आपका राज्य की जो है संघ की राजभाषा। अब 360 को कैसे याद रखेंगे? वित्तीय आपातकाल भी 60 साल में हम रिटायर्ड हो जाते हैं। रिटायर्ड हो गए तो पहले 50,000 सैलरी मिलती थी, तो अब 22,000 पेंशन मिलेगी, पैसा कम गया, यानी कि वित्तीय आपातकाल आ गई। तो इस तरीके से 360 को आप याद रख सकते हो। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जो अगला प्रश्न है हमारे पास वो यह है कि भारत की पहली स्कॉर्पियन वर्ग पनडुब्बी कौन सी है? भारत की पहली स्कॉर्पियन वर्ग पनडुब्बी कौन सी है? तो यहाँ पर ऑप्शन है INS साल्की, INS खंडेरी, INS संकुल और INS कलवारी। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा INS कलवारी। ये क्या है? ये हमारी पहली स्कॉर्पियन वर्ग की पनडुब्बी है। क्या है? स्कॉर्पियन वर्ग की पनडुब्बी है। अब एक परमाणु पनडुब्बी के बारे में पूछ लिया जाता है कि पहली जो है परमाणु पनडुब्बी कौन सी है? तो वो है भैया INS चक्र। क्या है? INS चक्र है। तो ये चीज याद रखिए। यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा INS कलवारी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास कि लकड़ी की चम्मच का एक सिरा बर्फ के क्रिस्टल से भरे गिलास में रखा जाता है और दूसरा सिरा भी, यानी कि एक ये बर्फ सब से भरा जो है, यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये ग्लास है। ठीक है, ये ग्लास है, इसमें बर्फ है। ठीक है, बर्फ है। अब क्या किया गया है? इन्होंने लकड़ी से, क्या बोला? लकड़ी की चम्मच। अब लकड़ी की चम्मच डाल दी यहाँ पर। ठीक है, लकड़ी की चम्मच डाल दी, ये वुड है। ठीक है, तो लकड़ी की चम्मच डाल दी तो क्या होगा? अब एक लकड़ी की चम्मच डाली, एक चीज मैं और बता रहा हूं कि मैंने जो है लोहे की भी चम्मच इसमें डाल दी, लोहे स्टील की चम्मच डाल दी। अब ऑप्शन क्या है? चालन के कारण शीत हो जाएगा, संवहन के कारण जो है यहाँ पर शीत हो जाएगा, विकिरण के कारण शीत हो जाएगा और उसी तापमान पे बना रहेगा। तो इसका जो आंसर होगा क्या होगा? उसी तापमान में बना रहेगा। क्यों? क्योंकि लकड़ी जो है ऊष्मा का चालक नहीं है, वो बस जो हिस्सा जिसपे बर्फ रहेगा उतना ही ठंडा होगा, वो ये हिस्सा ठंडा नहीं होगा। लेकिन ऐसा लोहे में नहीं होता। अगर लोहे को आधा डुबो दोगे तो इतना आधा और ठंडा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां पर जो है ऊष्मा का वो चालक हो जाता है। तो लकड़ी जो है कुचालक होता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा कि वो उसी तापमान पर बना रहेगा। ठीक है, उसी तापमान पर क्या होगा? उसी तापमान पर बना रहेगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है हमारे पास कि निम्न में से कौन सा सुनामी का कारण है? ठीक है, निम्न में से कौन सा सुनामी का कारण है? समुद्र में चक्रवात नहीं, मानसून तो हो ही नहीं सकता, समुद्र के नीचे भूकंप इज द राइट आंसर। और अगला प्रश्न ऑप्शन भी देख लेते हैं। सूर्य और चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण में, तो इसके कारण जो है लहरें आती हैं, ज्वार भाटा आते हैं, लेकिन ये नहीं आती। तो समुद्र, ठीक है, समुद्र है। ठीक है, समुद्र के नीचे खूब भूकंप आ रहे हैं, दरारें फट रही, तो भाई ये समुद्र का पानी ऊपर ही उछलेगा ना। तो जब उछलता है तो 100 फीट 200 फीट की लहरें जब आती हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं सुनामी। तो समुद्र के नीचे भूकंप जब आता है तो वो जो है सुनामी का कारण कहलाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा समुद्र के नीचे भूकंप। ठीक है, और ऐसी घटनाएं जो है यहाँ पर हो चुकी हैं, सुनामी आ चुके हैं। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है हमारे पास कि 2014 में तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना था, पुनः संगठन द्वारा बनाया गया था। तो अगर हम इसकी देखिए, इसमें क्या बोला जा रहा है? 2014 में तेलंगाना भारत का 29वां राज्य, इस राज्य के पुनर्संगठन के द्वारा बनाया गया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। तो इसका राइट आंसर है आंध्र प्रदेश।
चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है कि किस राज्य को 5 नदियों की भूमि भी कही गई है? तो 5 नदियों की भूमि के नाम से किसको जाना जाता है भैया? पंजाब को जाना जाता है। और वो 5 नदी कौन सी है? सतलुज, ठीक है, सतलज है यहाँ पर। उसके बाद अगर हम बात करें सतलज के बाद तो ब्यास है, ठीक है, ब्यास नदी है, झेलम नदी है, उसके बाद रावी नदी है। झेलम के बाद अगर हम बात करें तो रावी नदी है, और एक नदी और हो गई चेनाब। तो सतलज, ब्यास, झेलम, रावी और चेनाब कितनी हो गई? 1 2 3 4 और 5। तो 5 नदियों की भूमि, तो 5 नदी सतलज, ब्यास, झेलम, रावी, चेनाब, और इसको हम बोलते हैं पंजाब। और नदियों का मायका किसको बोला जाता है? तो भैया नदियों का मायका एमपी को बोला जाता है, ये याद रखिएगा। नदियों का मायका एमपी को बोला जाता है। एमपी की गंगा किसको बोला जाता है? तो बेतवा को बोला जाता है। ये चीजें भी आपको यहाँ पर याद रखना है। तो सही आंसर है पंजाब। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न जो है हमारे पास वो यह है कि ब्रिटिश ने उड़ीसा का नाम, ब्रिटिशर्स जो थे उन्होंने उड़ीसा का नाम बदल के क्या कर दिया था? ओडिशा, ओडिया, उड़िया, ओहिया। तो इसका आंसर है ओडिशा। क्या कर दिया था? ओडिशा इसका नाम कर दिया गया था, ठीक है। अब थोड़ी सी ओडिशा के बारे में जान लेते हैं। अगर ओडिशा आप जाते हो तो वहां पर पुरी है, ठीक है, वहां पे हम और चीजें अगर अयस्क के बारे में बात करें तो बॉक्साइड उत्पादन करने में आगे आपको मिलेगा सर्वाधिक। लौह अयस्क आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, और बॉक्साइड। तो ये सब चीजें जो है आपको उड़ीसा में देखने को मिल जाएगा, इनके लिए वो फेमस है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है कि अशोक सांडिल्य निम्न किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन, क्रिकेट, लॉन और बिलियर्ड्स। तो अगर हम अशोक सांडिल्य की बात करें तो इन्होंने क्या किया था 1998 में, ठीक है, 98 में बैंकॉक में एक गेम आयोजित हुआ था जिसको हम बोलते हैं एशियन गेम, क्योंकि एशिया में हो रहा है, ठीक है, एशियन गेम। तो एशियन गेम आयोजित हुआ था, उसमें इन्होंने 2 गोल्ड मेडल जीते थे, ठीक है, 2 गोल्ड जीता था इन्होंने। अब 2 गोल्ड जीता, और 1997 की बात करें तो इनको अर्जुन अवार्ड भी मिला, अर्जुन अवार्ड भी मिला, भारत सरकार द्वारा सम्मानित किए गए। तो ये चीजें तो हो गई किनके बारे में? अशोक सांडिल्य। अब लेकिन ये किस गेम में मिला? तो ये मिला बिलियर्ड्स में, बिलियर्ड्स में ही इनको जो है मिला था। तो ये बिलियर्ड से रिलेटेड व्यक्ति हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिलियर्ड्स। तो 1997 में एमपी में इनको अर्जुन अवार्ड मिला। 1900 अगर हम मतलब 1900 अगर हम 98 की बात करें तो इसमें जो है एशियन गेम में उन्होंने 2 गोल्ड जीता। तो 97 में अर्जुन अवार्ड और 1998 में 2 गोल्ड, कहां पर? बैंकॉक में एशियन गेम में, बिलियर्ड से संबंधित है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अभिभावक कौन है या कौन होता है? गार्जियन कौन होता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का? तो वो होता है भैया भारत का उच्चतम न्यायालय, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो ये क्या करता है? ये हमारे मौलिक अधिकारों का संरक्षण करता है। विधायिका द्वारा पारित कानूनों से यदि संविधान अथवा मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो उसे अवैध भी घोषित कर देते हैं। तो मेनली जो है संविधान के संरक्षण माने जाते हैं, अभिभावक माने जाते हैं, गार्जियन माने जाते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस जिलों में जिलों में कौन सा जिला इंदौर संभाग का भाग नहीं है? ये धर नहीं, ये धार है। धार, झाबुआ, देवास या फिर बड़वानी। तो इसका आंसर हो जाएगा देवास। देवास जो है इंदौर संभाग का भाग नहीं है। इंदौर की अगर हम बात करें तो इसमें धार आता है, झाबुआ आता है, ठीक है, धार झाबुआ आता है, खरगोन आता है, खंडवा आता है, बुरहानपुर आता है यहाँ पर, ठीक है, बुरहानपुर आ जाता है, बड़वानी आता है, ठीक है, अलीराजपुर आता है। और अगर देवास की बात करें तो उज्जैन के अंतर्गत आपको ये देखने को मिल जाएगा देवास। तो इसका जो सही आंसर है देवास। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि इस्लाम नगर में रानी महल और चमन महल किसने बनवाया था? इस्लाम नगर में रानी महल और चमन,
ठीक है, चमन महल किसने बनवाया था? तो अगर इसकी बात करें तो ये बनवाया था यहाँ पर दोस्त मोहम्मद खान ने। दोस्त है भैया, तो दोस्त ने ही इस्लाम नगर में रानी महल और चमन महल बनवा लिया था। तो ये आपको याद रखना है, दोस्त मोहम्मद खान ने बनवाया था। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो जो अगला प्रश्न देखने को मिल रहा है कि मूक नायक किनके द्वारा लिखी गई थी? एक बुक है, एक किताब है, वो किसके द्वारा लिखी गई थी? मूक नायक। तो मूक नायक जो लिखी गई थी वो लिखी गई थी बी आर अम्बेडकर के द्वारा। बी आर अम्बेडकर के द्वारा मूक नायक लिखी गई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मूक नायक। अरविंदो घोष की भी कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर मतलब बुक्स के बारे में पूछ लिया जाता है। तो इन्होंने जो लिखे हैं वंदे मातरम, ठीक है, तो वंदे मातरम आपको यहाँ पर याद रखना है कि ये अरविंद घोष जी के द्वारा जो है लिखी गई थी। और अगर हम बात करें विवेकानंद जी के द्वारा भी जो लिखी गई थी वो है आपका कर्म योग। कर्म योग, तो ये भी जो है आपको याद रखना है। इस पे भी क्वेश्चंस यहाँ पर पूछ लिए जाते हैं कभी कभी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है हमारे पास कि कौन सी नदी गुना जिले को विभाजित करती है? ठीक है, कौन सी नदी है जो गुना, जैसे मान लो यहाँ पर गुना है और यहाँ पे कोई और जिला होगा, बीच से इसको जो है विभाजित कर देती है। तवा, जामनी, सिंध या फिर तमसा। तो अगर बात करें तो वो है सिंध नदी। सिंध नदी जो है यहाँ पर वो गुना को विभाजित कर देती है। अब सिंध नदी की बात करें तो उसका उद्गम स्थल कहाँ है? तो वो सिरोंज विदिशा से हुआ है। कहां से ये निकली है? विदिशा। विदिशा में सिरोंज से निकली है सिंध नदी। ठीक है, और ये चंबल नदी में मिल भी जाती है आगे जाके। कहां पर मिल जाती है? चंबल नदी में मिल जाती है। चंबल नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? जानापा पहाड़ी, मऊ, इंदौर। तो ये भी आपको याद रखना है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, आंसर यहाँ पे हो जाएगा सिंध नदी। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि द्विशासकीय प्रणाली का प्रारंभ किसने किया था? रॉबर्ट क्लाइव, वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस या लॉर्ड हेस्टिंग्स? तो इसका सही आंसर है रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया था? द्विशासन का प्रणाली का यहाँ पर प्रारंभ किया था। अब इसमें होता क्या है द्वैशासन? इसमें यह होता है कि राजस्व वसूलने की सैनिक संरक्षण एवं विदेशी मामले कंपनी के अधीन थे, है ना? क्या थे? जो भी राजस्व होगा, जो भी पैसा वसूलने का काम होगा, सैनिक की बात होगी या फिर विदेशी मामले होंगे, उसको कंपनी देखेगी। लेकिन जब शासन चलाने की बात होगी तो जो नवाब होंगे उनके ऊपर जिम्मेदारी थी, है ना? द्वैशासन मतलब वही समझ लीजिए जैसा कि केंद्र में सरकार किसी और की है, राज्य में सरकार किसी और की है। इनको दे दिया गया कि भैया बस आप शासन चलाओ, बाकी पैसा हम वसूलेंगे, सेना हमारी होगी, विदेश में अगर कुछ मामला है तो वो हम ही करेंगे। तो इस तरीके से द्वैशासन प्रणाली यहाँ पर आया हुआ था। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है चतुर्भुज नाथ मंदिर किस अभ्यारण्य के पास है? चतुर्भुज ना जो है नाथ मंदिर कहां पर है? केन घड़ियाल के पास है क्या? सोन के पास है, गांधी सागर या फिर शिवपुरी के पास है? तो इसका जो आंसर है, इसका आंसर है ये है गांधी सागर। गांधी सागर अभ्यारण्य के पास आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, गांधी सागर में देखने को मिल जाएगा। अब अगर हम बात करें जो केन है, केन घड़ियाल छतरपुर के आसपास आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो इस पर भी एक बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन केन घड़ियाल के ऊपर। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है कि चतुर्भुज नाथ मंदिर के, अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन किसको याद रखता है? आदमी याद रखेगा कि कौन सा अभ्यारण्य है, गांधी सागर है, केन घड़ियाल है, ये कहाँ पे है। लेकिन ये तो इस टाइप के क्वेश्चन में पूछ लिए जाते हैं। अगर ऐसे क्वेश्चन आपसे एक दो क्वेश्चन नहीं भी बनते एग्जाम में तो उसके लिए वो नहीं होना है कि यार एक क्वेश्चन ये अजीब सा आ गया सिलेबस से बाहर। देखिए कुछ चीजें ऐसी होती हैं जब इतने सारे शिफ्ट में पेपर होते हैं कि भाई 50 शिफ्ट में पेपर हो रहा है, 60 शिफ्ट में पेपर हो रहा है, तो क्वेश्चंस नहीं बचते हैं, तो फिर कुछ भी क्वेश्चन होते हैं। तो अगर शुरुआत में आपका पेपर हो जाता है तो आप बहुत ही लकी रहते हैं। क्यों? हम तो कहें फर्स्ट डे होना चाहिए पेपर। क्यों? ताकि उसमें जो है स्टैंडर्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद जो भी पेपर होते हैं तो उसमें लास्ट शिफ्ट में ये होता है कि क्वेश्चन बचते नहीं है, और क्वेश्चन बचे नहीं तो फिर कुछ भी क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास कि भारत और श्रीलंका द्वारा अगर हम बात करें तो
मतलब किसके द्वारा वो अलग होते हैं। यहाँ पर खाड़ियों के नाम लिखे हैं, अलास्का की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, पाक जलडमरू या फिर खंबात की खाड़ी। तो इसका जो आंसर है आपका पाक जल डमरू। पाक जल डमरू जो है भारत और श्रीलंका को अलग करता है। ठीक है, भारत और श्रीलंका को अलग करता है। अब अगर हम बात करें पाक जलडमरू के द्वारा अलग होते हैं। और खाड़ी की अगर हम बात करें तो जो मन्नार की खाड़ी है, ठीक है, क्या है, मन्नार की खाड़ी जो है भारत और श्रीलंका के बीच में है। भारत और श्रीलंका के बीच में मन्नार की खाड़ी भी आपको देखने को मिलेगा। अब एक 8 डिग्री चैनल भी है, 8 डिग्री चैनल भी है। तो ये क्या है, ये मालदीव व मिनिकॉय के मध्य है। मालदीव और मिनिकॉय के बीच में आपको देखने को मिलेगा। 9 डिग्री है इसी के बाद। 9 डिग्री की बात करें तो ये है लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। ठीक है, क्या है, लक्षद्वीप और यहां पे अगर हम बात करें मिनिकॉय, तो 8 डिग्री, 9 डिग्री, मन्नार की खाड़ी, तो ये सब चीजें भी आपको देखनी पड़ेंगी। तो लेकिन इसका जो सही आंसर है वो है पाक जल डमरू। ठीक है, ये याद रखिएगा, जल्दी याद भी नहीं लगाते हैं पाक का नाम सुन के कि पाकिस्तान में तो नहीं होगा, लेकिन ये इंडिया और श्रीलंका के बीच में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम क्या थे, उपराष्ट्रपति थे, प्रधानमंत्री थे, राष्ट्रपति थे या उप प्रधानमंत्री थे। तो इससे सिंपल क्वेश्चन कुछ हो नहीं सकता। अगर ये क्वेश्चन आप गलत कर रहे हो या क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो फिर तैयारी करने का कोई अर्थ नहीं है। तो जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम यहाँ पर प्रधानमंत्री थे। क्या थे, प्रथम प्रधानमंत्री थे। सबसे लंबा कार्यकाल भी इन्हीं का रहा। अब पहले जो राष्ट्रपति की बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये 2 बार लगातार राष्ट्रपति बने थे। उसके बाद बात करें कि प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे, तो प्रथम उपराष्ट्रपति की बात करें तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। कौन थे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे यहाँ पर। अब प्रधानमंत्री हो गए यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू। अब उप प्रधानमंत्री की बात कर लेते हैं। उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। प्रथम महिला प्रधानमंत्री भी आपको पता होगा, ये तो मेल में थे। और प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। ठीक है, इंदिरा गांधी। तो ये प्रथम चीज है, इसके ऊपर हम वीडियो देखेंगे। भारत में प्रथम, एमपी में प्रथम, ये सभी वीडियो देखेंगे। लेकिन ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको याद होनी चाहिए। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न जो देखने को मिल रहा है वो यह है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि लोग गीले स्नानाघर में नहीं फिसले, फिसलन रोधी टाइल्स प्रयुक्त की जाती है। मतलब थोड़ी सी रफ टाइल जो है, घर में चिकने रहेंगे लेकिन अंदर थोड़ी सी रफ टाइल्स जो है लगाए जाते हैं। तो वो क्यों लगाए जाते हैं रफ टाइल? फर्श और पैर के बीच घर्षण को कम करने के लिए नहीं, पैर और फर्श के बीच में घर्षण की वृद्धि करने के लिए, आकर्षक बनाने की सतह चिकनी बनाने के लिए। तो मेनली ये है कि घर्षण को बढ़ाएंगे तो हम उस पर फिसलेंगे नहीं और गिरेंगे नहीं, तो हमारे हाथ पैर सलामत रहेंगे। इसका आंसर है फर्श और पैर के बीच में घर्षण की वृद्धि करने के लिए। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि हृदय का कौन सा अर्धभाग शरीर के विभिन्न भागों में रक्त को भेजता है? शरीर के विभिन्न भागों में रक्त को भेजता है, हृदय की बात की जा रही है। तो कौन सा भाग? ऊपरी भाग, निम्न अर्धभाग, दायां भाग, बायां भाग? तो इसका आंसर है द लोअर हाफ। ठीक है, निम्न अर्धभाग जो है हृदय का, ये शरीर के विभिन्न भागों में रक्त को भेजता है, लोअर हाफ। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि एक बर्फ का खंड एक धात्विक ट्रे पर पिघलने के लिए छोड़ दिया गया है। जब बर्फ का खंड पिघलता है तब क्या होता है? धात्विक ट्रे का तापमान कम होता है, धात्विक ट्रे का तापमान बढ़ जाता है, बर्फ खंड का तापमान 0 डिग्री से ऊपर होता है और बर्फ खंड का तापमान 0 डिग्री से नीचे होता है। तो इसका सही आंसर है कि धात्विक ट्रे का तापमान जो है कम हो जाता है। इसका सही आंसर क्या होगा? धात्विक ट्रे जो है उसका तापमान
कम हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि एक पुष्प में या तो नर या तो मादा के जन्य भाग हो सकते हैं, ऐसे पुष्प क्या कहलाते हैं? तो इस ऐसे पुष्प मतलब पुष्प क्या कहलाते हैं? पुंकेसरी कहलाते हैं, या फिर स्त्री केसरी कहलाते हैं, उदासीन कहलाते हैं, या यूनिसेक्सुअल कहलाते हैं, यानी कि एक लिंगी कहलाते हैं। अभी किसी ने क्या बोल दिया, या तो नर होगा या तो मादा होगा, यानी कि एक ही सेक्सुअल होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा यूनिसेक्स, एक लिंग यूनिसेक्सुअल। तो इसका सही आंसर होगा एक लिंगी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि पियानो द्वारा उत्पन्न ध्वनि बांसुरी द्वारा उत्पन्न ध्वनि से भिन्न होती है, इसका कारण क्या है? गुणता, आवृत्ति, प्रबलता, या फिर पिच, तारत्व। तो इसका सही आंसर है गुणता। क्वालिटी की बात हो रही है, क्वालिटी के कारण ही बांसुरी की आवाज और पियानो की आवाज में यहाँ पर डिफरेंस आपको देखने को मिल जाएगा, क्वालिटी। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि वे पौधे जो बीजाणुओं के द्वारा प्रजनन करते हैं, ठीक है, बीजाणुओं के द्वारा स्पोर्स से जो है रिप्रोडक्शन या रिप्रोड्यूस करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? फर्न या पर्णांग, खमीर, आलू, स्पाइरो, गायरा। तो इसका जो सही आंसर है, इसका आंसर है पर्णांग, ठीक है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? पर्णांग इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि बहुत ठंडे देशों में प्रयुक्त होने वाला तापमापी जो है द्रव अल्कोहल होता है। अल्कोहल तापमापी का यूज किया जाता है, ठीक है। पारे की तुलना में इसका हिमांक कम होता है, पारे की तुलना में इसका हिमांक अधिक होता है, पारे की तुलना में इसका क्वथनांक बहुत अधिक होता है, और इसका क्वथनांक पारे के समान होता है। देखिए, अल्कोहल जो होता है इसको मेनली जो है ज्यादा ठंडे जगहों पे नापने के लिए काम करता है, क्योंकि दारू जल्दी जमती नहीं है, अल्कोहल जल्दी जमती नहीं है। तो इसका जो सही आंसर होगा कि पारे की तुलना में इसका हिमांक जो है कम होता है, हिमांक कम होता है। तो आज का जो क्वेश्चन है वो है कि आपको अल्कोहल, ठीक है, जो अल्कोहल है उसका आपको हिमांक बताना है कमेंट करके कि कितना है। -50 है, -53 है, -153 है, -60 है, -170 है, -200 है, 0 है, 10 है, 20 है, कितना है? कमेंट करके बताइए ज्यादा से ज्यादा लोग। और ये एमसीक्यूज वाले सेक्शन है प्रीवियस ईयर। अगर आप डिटेल पार्ट देखना चाह रहे हैं एमपी का, तो 3 बजे 3 PM पर आपको डेली एक क्लास मिलती है। 3 बजे आप चैनल पे आ जाइए, 3 बजे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, और वहां पे हम एमपी जीके को डिटेल में देख रहे हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से देख रहे हैं, जो कि आपको पीएससी लेवल तक के एग्जाम में मददगार सिद्ध होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, और ज्यादा से ज्यादा वीडियोस को शेयर करें, लाइक जरूर करें। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि एक वर्णांध व्यक्ति, कलर ब्लाइंड पर्सन क्या कर सकता है? मन प्रकाश में नहीं देख सकता, सफेद रंग की सभी वस्तुओं को देख सकता है, कुछ रंगों को भेद नहीं कर सकता, उचित शक्ति के लेंस से देख सकता है। जिसको कलर ब्लाइंडनेस होगा तो उसको जो है सफेद रंग की सभी वस्तुओं को वो देख पाएगा, ठीक है। बाकी ग्रीन नहीं देख पाएगा, रेड में दिक्कत होगी, आरजीबी जो कलर है उसमें उसको दिक्कत जाती है। तो अगर आपको कलर ब्लाइंडनेस है तो आप आरआरबी में सिलेक्शन नहीं ले पाएंगे, यानी कि रेलवे का एग्जाम क्लियर नहीं कर पाएंगे। मतलब एग्जाम तो क्लियर कर लेंगे, लेकिन मेडिकल और कलर ब्लाइंडनेस के टेस्ट में आप जो है फेल हो जाएंगे, तो आपको जॉब नहीं मिल पाएगी। तो अगर कलर ब्लाइंडनेस है तो आप जो है दूसरे एग्जामों की तैयारी पे ज्यादा फोकस करें। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि जब किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी समय के अनुक्रमानुपाती है, समय के अनुक्रमानुपाती है, तो यह कहा जाता है कि यह यात्रा डैश के साथ की जा रही है। शून्य वेग, स्थिर त्वरण और एक सामान्य त्वरण। तो इसका सही आंसर है स्थिर वेग, स्थिर गति। एक स्थिर गति कांस्टेंट स्पीड के साथ चले जा रहे हैं, तो ये जो है समय के अनुक्रमानुपाती हो जाता है। तो स्थिर गति यानी कि कांस्टेंट स्पीड। अगला प्रश्न है यहाँ पर, कुछ क्षेत्रों में जैसे ही वायु की गति बढ़ती है वैसे ही वायु का दाब, तो जैसे ही वायु की स्पीड बढ़ती है तो वायु का दाब जो है यहाँ पर घटने लगता है। तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डिक्रीजेस या फिर घटता है। आई होप कि वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, और 3 बजे की क्लास में जरूर आइए, जहां पर हम एमपी जीके को डिटेल में पढ़ रहे हैं, और हमारे एंट्री ऐप के चैनल को
सब्सक्राइब करो, ज्यादा से ज्यादा ऐप को डाउनलोड करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।